प्रिय दोस्तों, पिछली बार हमने विश्व की जनसंख्या का अध्ययन किया था और उन टॉपिक में हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो विश्व की जनसंख्या पर लागू होते हैं और विश्व की जनसंख्या का घनत्व हमने पिछले प्रकरणों में किया था। प्रिय दोस्तों, मैं सुनील दत्त चमोली जियो मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि भारत की जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार का घनत्व पाया जाता है। प्रिय दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो भारत की जनसंख्या का भाग 2 था। किसी कारण की वजह से मुझे मोबाइल से वो वीडियोस बनाने पड़े और उम्मीद है वो प्रकरण भी आपको पसंद आया होगा। यह भाग 1 है भारत की जनसंख्या के बारे में। इससे पहले विश्व की जनसंख्या के बारे में मैंने जो दूसरे वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं, आप उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन वीडियोस के जो लिंक हैं मैंने आई बटन पर भी दे रखे हैं, आप वहां से भी इन वीडियोस को ले सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं हर एक वीडियो को 3 या 4 वॉल्यूम में या पार्ट में बनाता हूं। उसकी वजह यह है कि कोई भी जो चैप्टर है वो 1 घंटे के अंदर या एक बार में स्टडी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी टॉपिक का डिटेल अध्ययन और डीपली अध्ययन करना है तो उस टॉपिक को अध्ययन करने के लिए अलग अलग वॉल्यूम वाइज उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। इससे विषय पर अच्छी पकड़ हो जाती है और उस विषय के बारे में अच्छा अध्ययन हो जाता है। तो चलते हैं आज हम स्क्रीन की तरफ, मॉनिटर की तरफ और देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से कारण हैं जो भारत की जनसंख्या पर लागू होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था के फर्स्ट चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। आज के इस चैप्टर में डिस्कस के पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। पहला, भारत जनसंख्या इंट्रोडक्शन परिचय। दूसरा, जनसंख्या का वितरण। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व। चौथा, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पांचवा, फोकस और छठा है टेस्टिंग सैंपल। सबसे पहले भारत जनसंख्या इंट्रोडक्शन यानी परिचय। किसी भी देश के लोग महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जो संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग कर राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.64% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 7वां स्थान रखता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी। 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ जनसंख्या के तथ्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्र करने का काम ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसे ORGI भी कहते हैं। दूसरा, देश में लोगों की संख्या को एकत्र करना जनगणना कहलाता है, जो हर 10 वर्ष के बाद किया जाता है। तीसरी बात, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। चौथी बात, पहली बारी व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई थी। पांचवी बात, 2011 में जनगणना 9 फरवरी 2011 से
28 फरवरी 2011 के मध्य में हुई थी तथा 30 मार्च को भारत की जनगणना संपन्न हुई। और छठी बात है 2021 में 16वीं जनगणना होगी और वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के लगभग है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या का वितरण। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक विषम है। भारत में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण 2 क्षेत्रों में है। पहला देश के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा आदि में सघन जमाव है। दूसरा क्षेत्र पश्चिम भारत में काली मिट्टी वाला क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा देश के दक्षिणी पूर्वी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में जनसंख्या संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग इन भागों में 1.04% जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल में 0.84% है तथा उत्तराखंड में 0.83% है। इस प्रकार विषम परिस्थिति वाले राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि में जनसंख्या का कम जमाव मिलता है। भारत में जनसंख्या के वितरण को हम भारत के मानचित्र एवं सारणी के विश्लेषण से समझते हैं। अब भारत में अब हम भारत के मानचित्र में देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण भारत में किस प्रकार का है। यदि हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें तो जिन स्थानों पर गहरा रेड कलर आपको नजर आ रहा है उन स्थानों पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और जिन स्थानों पर आपको ब्राउन कलर नजर आता है तो उन स्थानों पर जनसंख्या अपेक्षाकृत रेड कलर की अपेक्षा कम जनसंख्या है और जिन स्थानों पर येलो कलर आपको नजर आता है उन स्थानों पर डार्क ब्राउन यानी रेड कलर और जो ब्राउन कलर है उनकी अपेक्षा कम जनसंख्या भारत में है। इसके अलावा जहां पर आपको हल्का ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर नजर आता है ये भारत के वो क्षेत्र हैं जहां पर इन तीनों की अपेक्षा जनसंख्या कम है। आइए हम इन क्षेत्रों का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि भारत में किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। सबसे पहले हम देखें कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किन स्थानों पर है। भारत में मानचित्र पर देखने पे पता लगता है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है भारत में उत्तर प्रदेश में है और साथ में बिहार और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जहां 11,23,72,972 की जनसंख्या है। दूसरी तरफ यूपी में सबसे ज्यादा 19,95,81,477 की जनसंख्या है और बिहार में 10,38,04,637 की जनसंख्या है। दूसरी तरफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी भारत की राजधानी में अगर हम देखें तो भारत की राजधानी में 1,67,53,235 लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या भारत में दिखाई देती है। अब हम अन्य राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 7,25,97,565 की जनसंख्या है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 8,46,65,533 की जनसंख्या है। दूसरी तरफ राजस्थान में 6,86,00,000 और 21,012 की जनसंख्या है और जम्मू कश्मीर में हम देखें तो 1,25,48,926 की जनसंख्या है। इसके अलावा और जो दूसरे जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो राज्य हैं, वहां पर जहां हल्का रंग आपको नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 2 करोड़ और
55 लाख की लगभग जनसंख्या है और दूसरी तरफ उड़ीसा में 4 करोड़ 19 लाख के करीब जनसंख्या है और केरल में 3 करोड़ के करीब जनसंख्या भारत में स्थित है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में 19,80,602 की जनसंख्या है और मणिपुर में 27,21,000 और मिजोरम में 10 लाख और त्रिपुरा में 36 लाख के करीब जनसंख्या है और अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख के करीब जनसंख्या देखने में आती है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं आगे की लिस्ट का सारणी का कि भारत में किस प्रकार के अन्य प्रदेशों में जनसंख्या किस प्रकार की है और उनका अंश कितना है। यदि हम सारणी को ध्यान से देखें तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो लगभग 1.4% का अंश भारत का जनसंख्या का रखता है। और जबकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 16.40% जनसंख्या का जो अंश है वो भारत में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र का अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वो भारत में लगभग 9.29% जो अंश है वो भारत की जनसंख्या का हिस्सा महाराष्ट्र का है। इस प्रकार से जो बड़े क्षेत्र हैं हमारे देश में उनका अंश सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या में शामिल है। अगर हम 10 के वृद्धि की बात करें तो सबसे पहले यहां देखने में पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में 20.9% जनसंख्या की वृद्धि रही है और इसके अलावा 2001 से 11 के बीच में जम्मू और कश्मीर में 23.71% की वृद्धि यहाँ पे रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों में यहाँ पर मेघालय में 27.82 की वृद्धि रही है और इसके अलावा दमन और दीव में 53.54 की वृद्धि रही है। अंडमान और निकोबार में 6.68 की जनसंख्या की वृद्धि रही है। इस प्रकार भारत के जनसंख्या वितरण को देखने से पता लगता है कि सबसे ज्यादा जो भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, यानी एनसीटी दिल्ली नगर क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल इस भाग में सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। संख्या का घनत्व किसी स्थान के लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह एक अशोधित माप है जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण को समझने में सहायता करता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। 2001 में यह 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत में जनघनत्व में काफी विभिन्नता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, उसके विपरीत दिल्ली में 11,320, बिहार में 1,106 तथा पश्चिमी बंगाल में 1,028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। जनघनत्व को इस प्रकार से गणना किया जा सकता है। पहला, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल। दूसरा, कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। और तीसरा,
कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के लिए मानव व भूमि के अनुपात के लिए कायिक और कृषि घनत्व का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को 4 जनसंख्या घनत्व में बांटा गया है। पहला, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें निम्न घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश व मणिपुर आते हैं। इन क्षेत्रों में 101 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। तीसरा है अधिक घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां 501 से 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है उन्हें अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप तथा दादरा नगर हवेली ऐसे क्षेत्र हैं जहां 700 से अधिक जन घनत्व पाया जाता है। सबसे अधिक जन घनत्व दिल्ली में 11,320 तथा चंडीगढ़ में 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस प्रकार भारत की 2/3 जनसंख्या भारत के 40% भाग उत्तरी और तटीय मैदान में रहती है। उत्तरी मैदान भारत का 18% है, लेकिन यहाँ 38% जनसंख्या रहती है, जबकि पठारी भाग और पर्वतीय भाग का घनत्व विरल बसाव की वजह से कम है। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम भारत के मानचित्र पर भारत के विभिन्न राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी को समझते हैं कि भारत में किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत के मानचित्र को देखने से पता लगता है कि जिन स्थानों पर रेड कलर है उन स्थानों पर अपेक्षाकृत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और इसके अलावा जिन स्थानों पर ब्राउन कलर नजर आता है इन स्थानों पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके अलावा जिन स्थानों पर येलो कलर नजर आ रहा है आपको और ग्रीन कलर है और डार्क ग्रीन कलर है उन स्थानों पर भी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व है। तो राज्य के अनुसार हम समझते हैं कि भारत में किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व अलग अलग किस प्रकार से है। सबसे पहले यदि हम मानचित्र को देखें तो सबसे ज्यादा भारत की राजधानी दिल्ली में 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद बिहार में हम देखें और चंडीगढ़ में हम देखें तो चंडीगढ़ में 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और बिहार में 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। पश्चिम बंगाल में 1,029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यदि हम पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो नागालैंड में 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और मणिपुर में और मिजोरम में 22 व्यक्ति और 52 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। यदि हम दक्षिण के राज्यों की हम बात करें तो दक्षिण के राज्यों में महाराष्ट्र में 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 308 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। केरल में 859 व्यक्ति और तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और दमन और दीव में 2169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अगर हम भारत के मध्यवर्ती राज्यों की बात करें तो राजस्थान में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और छत्तीसगढ़ में 189 व्यक्ति और उड़ीसा में 269 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यदि हम भारत के उत्तरी भागों को देखें तो उत्तराखंड में 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जम्मू कश्मीर में 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और हिमाचल प्रदेश में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रकार से भारत की विभिन्न अवस्थाओं को देखने से पता लगता है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भारत में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आप इस मानचित्र के द्वारा भी जनसंख्या घनत्व को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम भारत की जनसंख्या घनत्व की जो सारणी है हम उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अनुसार भी हम भारत की जनसंख्या घनत्व को हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 9,252 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके अलावा दिल्ली में 11,297 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, भारत का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 1029 जनसंख्या घनत्व है। यह पूरी की पूरी जो सूची है इसमें जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व और इसके अलावा विभिन्न राज्यों की जनसंख्या उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है आपको इस सूची के द्वारा भी भारत की जनसंख्या के बारे में ज्ञान हो गया होगा। अब हम भारत की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व वहां पाई जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति और भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की शक्ति और आवागमन के मार्गों की सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां जीविकापार्जन में सुविधा होती है। कृषि प्रधान देशों में ऐसी स्थिति देखने में आती है, जिसके विपरीत औद्योगिक देशों में जनसंख्या का जमाव खनिज और औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों पर होता है। भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक 3 प्रकार के हैं। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक। सबसे पहले प्राकृतिक कारक। सबसे पहले उच्चावच। भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देश के पूर्वोत्तर भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में उच्चावच विषम होने से जनसंख्या जमाव कम है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में अत्यधिक जमाव तथा पठारी राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक में मध्यम जमाव मिलता है। दूसरा है जलवायु। अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। भाबर, तराई, गंगा का निम्न डेल्टा, दलदल, वनों की अधिकता, आर्द्र जलवायु, कीड़े मकोड़े के कारण कम जनसंख्या को बसने को प्रेरित करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र अनुकूल और उपयुक्त जलवायु के कारण से ज्यादा जनसंख्या को आकर्षित करते हैं।
तीसरा है तापमान। अधिक ऊंचे तथा बहुत निम्न तापमान जनसंख्या के जमाव में बाधा डालते हैं, जबकि सामान्य तापमान जनसंख्या को आकर्षित करता है। हिमालय प्रदेश शीत के कारण जनशून्य हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश अधिक तापमान के कारण कम बसे हैं। इसके विपरीत मैदानी भागों व पहाड़ी ढालों पर अधिक जनसंख्या का जमाव अनुकूल तापमान की वजह से मिलता है। यही वजह है कि शिमला, नैनीताल, मसूरी अत्यधिक जनसंख्या जमाव के केंद्र हैं। चौथा है जल उपलब्धता अर्थात वर्षा की मात्रा। भारत के जिन भागों में वर्षा या जल की उपलब्धता कम है, ऐसे भाग कम घने हैं। भारत के पश्चिमी भाग इसका उदाहरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पानी की उपलब्धता के कारण ही घने बसे हुए हैं। पांचवा है मिट्टी का उपजाऊपन। मैदानी क्षेत्रों में मुलायम व उपजाऊ मिट्टी कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे भारत के उत्तरी भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने में आता है। इसके विपरीत पहाड़ी व पठारी प्रदेशों में जनसंख्या का जमाव इससे भी कम है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। पहला कृषि का ढंग। गहन खेती अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है, जबकि झूमिंग या स्थानांतरित कृषि पर कम जनसंख्या निर्भर करती है। गेहूं की अपेक्षा चावल की खेती करने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि चावल का उत्पादन अधिक होता है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। उन्नत तकनीकी अधिक पैदावार से जनसंख्या जमाव को प्रेरित करती है। पंजाब और हरियाणा अधिक जनसंख्या के कारण इसका उदाहरण है। दूसरा है परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। जिन स्थानों पर उन्नत परिवहन व यातायात के मार्ग विकसित हैं, उन स्थानों पर जनसंख्या का जमावड़ा अधिक है, क्योंकि परिवहन व यातायात व्यापार, वाणिज्य तथा मानव को आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही उद्योगों के केंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी भाग, तटीय भाग इसका उदाहरण है, जबकि पहाड़ी प्रदेश व पठारी प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक के वन प्रदेश परिवहन साधनों के अभाव से कम बसे हैं। तीसरा कारक है खनिज एवं औद्योगिक केंद्र। जिन भागों में खनिज पदार्थ विशेषकर कोयला और लोहा मिलता है, वह खनन व औद्योगिक कार्यों में तेजी से विकास से जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्योंकि खानों में काम करने के लिए अन्य भागों से मनुष्य वहां आकर बस गए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र इसका उदाहरण है। अगला कारण है सामाजिक कारण। स्वभाव से मनुष्य उन स्थानों पर रहना चाहता है जहां उसकी संपत्ति और शरीर की रक्षा एवं सुरक्षा होती है। चंबल के बिहड़ों, राजस्थान और असम के सीमावर्ती भागों में आक्रमण होने के कारण लोग कम रहते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद के कारण भी जनसंख्या कम पाई जाती है। आइए अब अध्ययन करते हैं फोकस का। सबसे पहला, जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्र करना जनगणना कहलाता है। दूसरा, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तीसरा, भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। चौथा, 2011 को 15वीं जनगणना 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 के मध्य में हुई तथा पूर्ण रूप से 30 मार्च को संपन्न हुई। पांचवा, देश की 40% जनसंख्या भारत के उत्तरी भाग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में केंद्रित है। छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। सातवां, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। आठवां, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे
भूमि का क्षेत्रफल होता है। 9वां, कायिक घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे निबल कृषि क्षेत्र। 10वां, भारत में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर के द्वारा जनगणना की जाती है, जिसे ORGI कहते हैं। आज के टेस्टिंग सैंपल इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के आंकड़े किसके द्वारा एकत्र किए जाते हैं? दूसरा, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तीसरा, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, इसका सूत्र लिखिए। चौथा, भारत की वर्तमान जनसंख्या व जनघनत्व बताइए। पांचवा, भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण स्पष्ट कीजिए। छठा, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद है कि आपको इस प्रकरण या इस टॉपिक के बारे में जो जिज्ञासाएं रही होंगी या अन्य वीडियोस में जो जिज्ञासा में कमी रही होगी वो दूर हो गई होगी। प्रिय दोस्तों, इस टॉपिक के अलावा मैंने अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट हैं और दूसरी भूगोल से संबंधित जो जानकारी है वो फेसबुक के जियो मास्टर, इंस्टाग्राम के जियो मास्टर और ट्विटर और टेलीग्राम पर भी चैनल बनाकर भूगोल से संबंधित जानकारी डाल रखी है। आप वहां से भी इनके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की वीडियोस में कमी होती है तो उन कमी को भी आप यहाँ पर कमेंट के द्वारा जरूर बताने का प्रयास करें और साथ साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा समय समय पर कमेंट से आप मुझे अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी देते रहें ताकि वो सुझाव, उन सुझाव को मैं अपने वीडियोस में शामिल कर सकूं और मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। तो उम्मीद है आपको आगे आने वाले वीडियोस का भी इंतजार रहेगा और कमेंट्स के द्वारा, सुझाव के द्वारा आप मुझे भी सहयोग करेंगे। तो इस साल के 2020 के लिए ये वीडियो आपके लिए है और नेक्स्ट जो वीक होगा 2021 में उसके लिए भी आपको वीडियोस मिलते हुए जारी रहेंगे और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी हो आपके लिए। ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी उन्नति हो। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी व्यूइंग एंड हैप्पी टीचिंग। थैंक यू।